हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीएम्बल। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 विच इज स्टेट। तो हम लोग समझेंगे स्टेट किसे कहते हैं। तो स्टेट को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्टेट को समझना हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी पार्ट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट रहे, या प्रीएम्बल रहे, या फिर फंडामेंटल रहे, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें हम लोगों को स्टेट वर्ड कई बार मिलेगा। जैसे कि प्रीएम्बल में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होता, या फिर स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ऐसा आपको बहुत बार मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को स्टेट का डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा रीजन ये है कि जितने भी फंडामेंटल राइट है जो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो सारा राइट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में वो राइट, फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों को स्टेट के मीनिंग को समझने की बहुत जरूरत है। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, या फिर पार्लियामेंट में आता है लोकसभा एंड राज्यसभा, जहां लॉ पास होता है। तो ये सारा डिपार्टमेंट, ये सारा चीज जो है स्टेट है। नंबर 2, द गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट होता है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा या विधान परिषद, जो कि स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाता है, ये भी स्टेट होगा। नंबर 3, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नंबर 4, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोगों को दो चीज तो आसानी से समझ में आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अथॉरिटी क्या है। डिक्शनरी मीनिंग अथॉरिटी का ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर बॉडी जिसके पास एक कमांड करने का पावर है, उसे अदर अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12, अदर अथॉरिटी मतलब होता है कि ऐसा कोई बॉडी जिसके पास पावर है लॉ बनाने का, या फिर वो लॉ को इन्फोर्स कर सकता है, उसको हम लोग अथॉरिटी कहेंगे। अब है लोकल एंड अदर अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी मतलब कोई भी लोकल बॉडी, जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, या कोई माइनिंग ट्रस्ट या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब लोकल अथॉरिटी है जो बाय लॉ या फिर कोई लॉ बना सकते हैं या कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी के लिए डिस्कशन बहुत लंबी है और इसको कहीं भी आर्टिकल 12 में डिफाइन नहीं किया गया। कोर्ट ने हर बार अलग अलग जजमेंट से डिफिनेशन को एस्टेब्लिश किया है। तो हम लोग बहुत सारे लैंडमार्क एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट के द्वारा हम लोग समझेंगे कि अदर अथॉरिटी किसे कहते हैं। एक केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई। उस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को अदर अथॉरिटी नहीं माना। कोर्ट ने एडजुस्टम जनरल रूल को फॉलो किया। अब एडजुस्टम जनरल रूल क्या है हम लोग समझेंगे। एडजुस्टम जनरल रूल मतलब सेम काइंड या लाइक नेचर। मतलब अगर आप एग्जांपल के द्वारा समझे, कार, बस, ट्रक, ये सेम काइंड है। लेकिन अगर इसमें हम एरोप्लेन लाएंगे तो ये सेम काइंड नहीं होगा। तो इसे कहते हैं एडजुस्टम जनरल, जो सेम नेचर या सेम काइंड होता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटी को यूज किया गया है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और ऑल लोकल अथॉरिटी जिसका फंक्शन गवर्नमेंटल या सॉवरेन है। तो अदर अथॉरिटी का भी फंक्शन यही होना चाहिए, क्योंकि ये अदर अथॉरिटी को यूज किया गया है इन सारे बॉडी को यूज करने के बाद। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को अदर अथॉरिटी नहीं माना। इसके बाद एक दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट केस था जो उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसे लिबरल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। इस केस में कोर्ट ने एडजुस्टम जनरल रूल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जरूरी नहीं कि अदर अथॉरिटी वही होगी जो सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन करे। और कोर्ट ने कहा कि जो अदर अथॉरिटी का जिक्र यहाँ किया गया है उनके बीच कोई भी कॉमन जेनस नहीं है और ना ही इनको एक सिंगल कैटेगरी में
प्लेस किया जा सकता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस है, वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस में उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि जरूरी नहीं स्टेट वही होगा जो गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शन करे। और कोर्ट ने कहा कि कोई बॉडी, ऐसा कोई बॉडी है जिसे क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई स्टैट्यूट से और उसे लॉ द्वारा पावर दिया गया है, तो वो बॉडी अदर अथॉरिटी होगी। और इसीलिए इस केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान को अदर अथॉरिटी माना, क्योंकि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पावर है डायरेक्शन देने का, और डायरेक्शन नहीं मानने पर सजा भी है। और उसके बाद एक और केस था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, LIC एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्टेट माना, क्योंकि ये स्टैट्यूट द्वारा क्रिएट किया गया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस है रमाना दयाराम सेठी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोर्ट ने अदर अथॉरिटी माना, और कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट का एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी है, तो वो अदर अथॉरिटी होगा, चाहे वो बॉडी गवर्नमेंट की कंपनी हो या स्टेट द्वारा क्रिएट किया गया हो या रजिस्टर्ड सोसाइटी हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा बॉडी गवर्नमेंट का एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी होगा। तो इसके लिए कोर्ट ने कुछ टेस्ट को बताया है, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा बॉडी गवर्नमेंट का एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी हो सकता है। कोर्ट ने 5 टेस्ट को बताया। नंबर 1, जिस बॉडी का चीफ फंडिंग सोर्स गवर्नमेंट, मतलब पूरा शेयर कैपिटल जो गवर्नमेंट का हो। नंबर 2, जिस बॉडी में गवर्नमेंट का डीप या परसेसिव कंट्रोल हो। नंबर 3, अगर कोई ऐसा बॉडी हो जिसका फंक्शन पब्लिक के लिए हो और वो गवर्नमेंट के फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड हो। नंबर 4, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट जो कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर किया गया हो। नंबर 5, कोई ऐसा बॉडी जो मोनोपोली एंजॉय करता हो और जो स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड हो। और कोर्ट ने ये सब टेस्ट बताने के बाद ये भी कहा कि ये सारा टेस्ट सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव है और कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव नहीं है मतलब अदर अथॉरिटी होने के लिए सिर्फ यही टेस्ट नहीं हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन या टेस्ट हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट, क्या जुडिशरी भी स्टेट है, जबकि चीफ जस्टिस एंड प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के अंदर आते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है अपना ऑफिशियल खुद अपॉइंट करता है। आर्टिकल 12 में तो कहीं पर भी ये ऐसा नहीं बोला गया है कि जुडिशरी जो है स्टेट में इंक्लूड होगा, लेकिन एक केस था नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उस केस में कोर्ट ने कहा जुडिशरी जो है वो स्टेट नहीं हो सकता, और अगर स्टेट भी होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंडर कोई इसके अगेंस्ट रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। उसके बाद एक और केस था AR अंदुले वर्सेस RS नायक। इस केस में कोर्ट ने कहा कोर्ट ऐसा कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर पास नहीं कर सकता जिसमें कोई भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट वायलेट हो, और ये भी कहा कि जुडिशरी भी स्टेट हो सकता है। इसके बाद और भी कोर्ट ने कहा कि ऐसा ये भी देखा जाएगा कि जुडिशरी कौन सा फंक्शन कर रहा है, जुडिशियल फंक्शन या नॉन जुडिशियल फंक्शन। अगर ये जुडिशियल फंक्शन करेगा तो ये स्टेट नहीं होगा, लेकिन अगर ये नॉन जुडिशियल फंक्शन होगा तो ये स्टेट होगा। अब नॉन जुडिशियल फंक्शन मतलब अगर कोई ऑफिशियल अपॉइंट कर रहा है तो इसे स्टेट माना जाएगा। आर्टिकल 12 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कवर कर लिया, लेकिन अगर इस आर्टिकल 12 में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम लोग अगले वीडियो में उसे भी कवर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एजुकेशनल स्टडीज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।